नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और आज लेकर एक नए सवाल के साथ कि आखिर गुजरात में किसका बजेगा शंखनाद। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 बरस से सत्ता में काबिज है। इस दौरान भाजपा का प्रदर्शन भले ही ऊपर और नीचे रहा हो, मगर इन सालों में बीजेपी को सत्ता से कोई बाहर नहीं कर सका है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने के दौरान मतदाताओं का एक हिस्सा ऐसा है जो कि मोदी और उनके बाद के मुख्यमंत्रियों से हताश भी हुआ। लेकिन भाजपा की लोकप्रियता उस हताशा पर हमेशा से भारी पड़ी है। अब साल 2023 में गुजरात में फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसीलिए सभी सियासी दल जीत का जो समीकरण है वो बिठाने में जुट चुकी है। अब याद होगा आपको, 1995 से सूबे की सत्ता पर काबिज भाजपा फिर से सत्ता पाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस और दूसरे दल जीत की इबारत लिखने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिन के दौरे ने गुजरात का जो चुनावी बुगल है वो फूंक दिया है। गुजरात को करोड़ों की सौगात देकर मोदी ने अपना जो मास्टर स्ट्रोक है वो चल दिया है। अब आम आदमी पार्टी के अलावा कोई भी दल भाजपा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता नजर नहीं आ रहा। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ताबड़तोड़ रैलियां और आक्रामक तेवर भाजपा पर कितने भारी पड़ेंगे, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर भाजपा 2 बार से दिल्ली की सत्ता पर सवार है, उस गुजरात मॉडल को करोड़ों की सौगात देना केंद्र पर सवालिया निशान खड़े करता है। ज्वालापूर्ति, निकासी, साथ ही ड्रीम सिटी जैसे सपने दिखाकर सरकार भले ही चुनाव जीत जाए, मगर सूबे के बुनियादी ढांचे के विकास की बातें सरकार की कलई खोलती नजर आती है। देश के तमाम सूबे विकास के लिए करा रहे हैं, मगर भाजपा गुजरात पर ही क्यों मेहरबान है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे। उसके बाद चर्चा में आपको पता चलेगा कि गुजरात के सत्ता पर आखिर आने वाले समय में काबिज कौन होगा। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। गुजरात में विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी दल जीत का समीकरण बिठाने में जुट गए हैं। 1995 से सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी फिर से सत्ता पाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस और दूसरे दल जीत की इबारत लिखने की तैयारी में हैं। पीएम मोदी के 2 दिन के दौरे ने गुजरात का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 29 और 30 सितंबर को गुजरात दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी गुजरात को 29,600 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और आधारशिला रखी जा रही है। इन प्रोजेक्ट्स में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन और गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना शामिल है। सूरत में 3,400 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन जलापूर्ति, निकासी, ड्रीम सिटी, जैव विविधता पार्क और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी विकास परियोजनाएं हैं। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है, जो मानवीयता, राष्ट्रीयता और समृद्धि की खाइयों को पाट करके जोड़ने का काम करता है। भाई और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वे सभी सूरत की इस फ्री पहचान को सशक्त करने वाले हैं। सियासी पंडितों की माने तो पीएम मोदी ने गुजरात को करोड़ों की सौगात देकर विधानसभा चुनाव की बिसात बिछा दी है। अब बारी दूसरे दलों की है। हालांकि गुजरात बीजेपी का अपराजय किला बना हुआ है, जिसे सूबे की सत्ता से बेदखल करने की कोशिश किसी भी दल के लिए नामुमकिन जैसी नजर आती है। साथियों, बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है, वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है।
यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। इस गति को हम बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ સુરતવાસીઓનો જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો। बीते 27 बरस में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन इन 27 साल में सत्ता हमेशा बीजेपी के पास ही रही है। गुजरात का 2017 का चुनाव दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने भी लड़ा था, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। आपने 29 सीटों पर चुनाव लड़कर करीब 30,000 वोट हासिल किए थे। आम आदमी पार्टी किसी भी सीट पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी, लेकिन इस बार वो काफी आक्रामक अंदाज में चुनाव की तैयारी कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस बार के मुकाबले को त्रिकोणीय मान रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने सूबे को करोड़ों की सौगात देकर अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिसे देखते हुए लगता है कि इस बार भी गुजरात में कांग्रेस की राह मुश्किल ही रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देख ली और साथ ही हमने बताया कि कैसे गुजरात को लेकर के अब तमाम जो चुनावी जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी तो पहले से ही सक्रिय है, लेकिन आज प्रधानमंत्री के 2 दिवस के दौरे ने एक बार फिर से गुजरात में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसकी बिगुल बजा दी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार आपको मिलवा देते हैं। यासिर जिलानी प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अब्दुल मन्नान है प्रवक्ता AIMIM के हैं, संजय राणा स्पोक्स पर्सन माफ कीजिएगा राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं और आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ते जाएंगे आपका तारुफ हम करवा देंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ऐसे में नीरज मिश्रा से है। आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं नीरज मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म में। प्रधानमंत्री ने आज तो चुनावी बिगुल फूंक दिया गुजरात में और साथ ही आपने पिछले कई दिनों से देखा था कैसे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आपको गुजरात के दौरे पर दिखे, चाहे वो ऑटो वाले से बातचीत हो या फिर वहाँ के लोगों मतलब वहाँ जो गुजरात के लोकलाइट्स हैं उनकी गलियों में जा कर उनसे बातचीत करना हो। कांग्रेस तो दिखाई नहीं पड़ती गुजरात चुनाव में। कांग्रेस की जो बिसात होनी चाहिए थी वो बिसात बिछती भी नजर नहीं आ रही है। नीरज मिश्रा। प्रीति जी, पहले आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए। आम आदमी पार्टी को पिछली बार 30,000 नहीं 24,000 वोट मिले थे और वहीं नोटा को 5 लाख वोट मिले थे। तो जो नोटा से भी छोटा था 0.1% वोट लेके, उसको आप लोग बता रहे हैं कि वो वहां पर उस पार्टी से आगे निकलता दिख रहा है जिसको 12.5 लाख वोट मतलब 41.4% वोट जिस पार्टी को मिले। में कहाँ दिख रही है कांग्रेस? सुनिए ना आप अपने स्टूडियो से जरा बाहर निकलकर यहाँ से अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़िए, क्योंकि मैं प्रचार करके आया हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात की जनता ने जो 27 साल का जो कुशासन भाजपा ने गुजरात को दिया है उसको पिछली बार ही उन्होंने अपना मन बना लिया था। लेकिन वो जो इनके भाजपा के जो दूसरे बी टीम वाले पिट्ठू है ना, उनके चाल में फंसकर वो बेचारे रह गए। लेकिन इस बार पूरा मन बना लिया है, ना भाजपा की ए टीम ना भाजपा की बी टीम। इस बार सिर्फ और सिर्फ गुजरात का जो आम वोटर है तो वो कांग्रेस को वोट देगा। भाजपा की बी टीम आपको नहीं पता, जो दिल्ली में शराब का पैसा चुरा कर गुजरात में प्रचार करने जा रही है, वही आम आदमी पार्टी तो है। अच्छा, आम आदमी पार्टी बी टीम है। देखिए वो कैसे है वो भी सुन लीजिए ना प्रीति जी। बोलिए। गुजरात में महात्मा गांधी के प्रदेश में जहाँ शराब बंदी है वहाँ जहरीली शराब पीकर 32 लोग मर जाते हैं। होम मिनिस्टर वहाँ पर जो सांघवी जी हैं उनकी शहर में वहाँ पर शराब का कारोबार होता है। और उसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो शराब का मंत्री है जिसने 8,500 करोड़ की चोरी की है वो पैसा वहाँ जाकर खर्च करता है। तो इसीलिए ये जो ए टीम और बी टीम का जो चक्कर है ना, इस चक्कर में गुजरात की जनता नहीं फंसने वाली। इस बार मन बना लिया गया है, कांग्रेस के पंजे पर वहां पर ठप्पा लगेगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी।
हमारे साथ ऋतुराज झा भी हैं, एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। ऋतुराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। आपके पास आऊंगी। आपने नीरज मिश्रा को सुना, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है। आपसे मैं सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन जरा मैं नीरज मिश्रा से एक बार बात कर लूँ। आपने मुझसे कहा कि मैं स्टूडियो से निकलूँ, तो मैं आपको बता दूँ आज से ठीक 2 महीने पहले हमारा कॉन्क्लेव हुआ था सूरत में। हम अहमदाबाद की बात नहीं करते, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो बड़े बड़े लोग है वो अहमदाबाद जो राजधानी है और कैपिटल सिटी है उसकी बात करते हैं, और हम सूरत की बात करते हैं। वहां से पूरा गुजरात चलता है। तो मैं सूरत गई थी और वहां के लोगों से मिलकर के आई हूं, और मुझे किसी प्रचार और प्रसार की जरूरत नहीं है। यहां से या पूरे देश और दुनिया से वहां के लोग जो कहते हैं वो सवाल पूछना मेरा काम है। मैंने आपसे पूछा, लेकिन आपने मुझको कहा कि आप फ्लाइट पकड़िए और सीधे आप अहमदाबाद जाइए। मैं कह रही हूँ अहमदाबाद क्यों जाऊंगी मैं? गुजरात के एक छोटे से गाँव जाऊंगी मैं। प्रीति जी, मैं तमाम पार्टियों की तरह नहीं हूँ कि मेरे को चकाचौंध और लाइटें देखनी है तो फ्लाइट पकड़ के मैं अहमदाबाद जाऊंगी और वहां पर तमाम पार्टियों से मिलकर अहमदाबाद की चकाचौंध देखकर वापस स्टूडियो आ जाऊंगी और सवाल पूछूंगी। सर, मैं ग्राउंड जीरो में जाती हूँ, नॉर्मल लोगों से बातचीत करती हूँ, उसके बाद सवाल पूछती हूँ कि 32 पार्षद जीते और 32 में से 31 भाजपा में जाकर शामिल हो गए, तो भाजपा की बी टीम हुई नहीं आम आदमी पार्टी। उसी ऋतुराज झा भी जुड़ने वाले भाजपा के। यासिर जिलानी हमारे साथ भाजपा के नेता। आपने सुना ऋतुराज, नीरज मिश्रा की बातें आपने सुनी। यासिर जिलानी, आप हाथ भी उठा रहे थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ऐसे में आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिगुल फूंका है गुजरात में चुनाव का, और इससे पहले आम आदमी पार्टी भी आपने देखा लगातार ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां कर रही थी। लेकिन नीरज मिश्रा का कहना है कि रैलियां करने से क्या फायदा जब बी पार्टी बी टीम ही है भाजपा की आम आदमी पार्टी। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी भाजपा का ही विंग है। देखिए, आज जिस तरीके से सूरत से भव्य तस्वीर जो सामने दिखने को मिली है, उससे अंदाज़ा हो गया है कि चुनाव जो है वो किस तरफ जाएगा। और वो हमारे प्रधानमंत्री का गृह राज्य है गुजरात। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ये कुछ भी बात करते हैं। मैं तो आज सूरत की बात करूँगा, जहाँ पे वो पहुँचे हैं और जहाँ से आप बिगुल बजाने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो जनमानस को जोड़ने की बात करता है, जो जनमानस के लिए सोचता है, उन्होंने क्या कहा है कि सूरत कपड़ा और हीरा कारोबार के लिए जाना जाता है, और हीरा और कपड़ा दोनों देश भर के अनेक परिवारों को रोजगार देता है, उनकी जीवन को चलाने का काम करता है। आप जिस ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जब वो पूरा हो जाएगा तो आप उसका अंदाज़ा लगाइए कि हम किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसको एक बड़ी बात और प्रधानमंत्री जी ने आज एयरपोर्ट को लेके कही कि जो पहले की सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थी, बार बार कहा करते थे कि इस सिटी को आप एयरपोर्ट से जोड़िए। एलिगेशन क्यों लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो भाजपा की बी टीम? एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? ये नीरज मिश्रा डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए, जो लोग हताश हैं, जो निराश हैं, जिनके पास नीति नहीं है, नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, कोई ऐसी बात कहने के लिए जनमानस के पास नहीं है जिससे जनमानस जुड़ जाए, तो वो इस तरह की अनाप शनाप बातें, अनर्गल बातें वो कहते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 27 साल से विकास के मॉडल का रिकॉर्ड है। गुजरात इसलिए जाना जाता है पूरे भारत में कि लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, जिसमें सबसे अहम रोल वहाँ के मुख्यमंत्री रहे और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोल रहा है। उन्होंने किस तरीके से जनमानस को ऊपर ले जाना है, कैसे विकास की दरिया बहाई है, वो आप आज सूरत से आपको दिखा, आपको अहमदाबाद में दिखेगा, गांधीनगर में दिखेगा, आपको राजकोट में दिखेगा, आपको कच्छ के इलाके में दिखेगा। ये कमिटमेंट वाली जो संगठन होते हैं, कमिटमेंट वाली जो सरकार होती है, जो जनमानस से कहती है वो जमीन पे उतारती है। इनके तरह की सरकारें नहीं कि ये 1 रुपया भेजते थे कभी तो 85 पैसे लोग बीच में खा जाते थे और 15 पैसे जनमानस तक पहुंचते थे। नीरज मिश्रा हाथ उठा रहे, लेकिन उससे पहले प्रवक्ता लेकिन हमारी सरकार 1 रुपये भेजती है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आपने दोनों ही पार्टियों को सुना। नीरज मिश्रा को थोड़ा सा टाइम दूंगी मैं। नीरज मिश्रा थोड़ा सा बोल लीजिए, उसके बाद 3 मेहमान और हैं हमारे साथ, थोड़ा जल्दी बोलिएगा। सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा मैं। बोलिए। वो गुजरात का विकास दिख गया था जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आए थे गुजरात।
और वो विकास की जो धारा नरेंद्र मोदी जी ने बहाई थी, जैसा जिलानी साहब बता रहे, उसको सफेद पर्दों के पीछे छुपाना पड़ा था। तो यही विकास था 27 साल का। नीरज भाई आप बताइए कि आप कहाँ हो, कौन है गुजरात में आपका नेता इस वक्त, कौन संगठन को लेके चल रहा है, कौन काम कर रहा है जमीन पे? आप तो भारत तोड़ो यात्रा में, आप भारत तोड़ो यात्रा और गहलोत साहब को निपटाने में लगे हुए हो। सोलंकी से लेके जिग्नेश से लेके इंद्र विजय सिंह गोहिल से लेके, आप बताइए मुझे, मैं आपको कितने नाम गिनाऊं? ठीक है अब्दुल मन्नान साहब, ठीक है अब अभी डिबेट में नहीं जाएंगे, 3 मेहमान और हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा डेकोरम जो है हमें डिबेट का बनाए रखना है। एक बार रुझान रिएक्शंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर डिबेट में आगे बढ़ेंगे। अब्दुल मन्नान साहब हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता हैं। सर, आपने दोनों ही बड़ी जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस या फिर भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, ऐसे में AIMIM इस बार गुजरात के चुनाव में अपने आप को कहां देखती है? देखिए, गुजरात का जहां तक सवाल है कि दोनों पार्टियां एक हर मुद्दे पर तो एक रहती हैं, लेकिन एक मुद्दा खास करके जो अल्पसंख्यक का मुद्दा है, उस मुद्दे पर ना तो ये लोग टिकट दे रहे हैं और ना जिता के ला पा रहे हैं, और ना हमारी कोई आवाज उठाने वाले हैं। तो MIM का जो अब का इलेक्शन कैंपेन होगा, वो हम अपने नुमाइंदे, अपने रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा में भेजने की कोशिश करेंगे। जैसे बिल्किस बानो का केस है, बिल्किस बानो के केस पर जो नंगा नाच बीजेपी ने किया है और जो इस तरह से उसके मतलब बलात्कारियों को छोड़ा है, उसके लिए ना आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है, ना कांग्रेस आवाज उठा रही है, और बीजेपी तो खैर उसमें चुप्पी साधे हुए। जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे कि हम जो है मुस्लिम औरतों का, सारी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसी दिन बिल्किस बानो के 14 आप ये कह रहे हैं कि AIMIM पार्टी आज गुजरात चुनाव में जो अल्पसंख्यक है, जो दलित वर्ग है, मुस्लिम है, उनकी आवाज बनकर उभरेगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी चल रही है आपकी? ये तीनों पार्टियां जो है मनुवादी पार्टी हैं, और कौन सी कौन सी पार्टियां? ये तीनों, कांग्रेस भी, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी। अच्छा। और हम जो है नहीं, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री का दौरा था गुजरात में, प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है। प्रधानमंत्री 29,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दे रहे गुजरात वासियों को। आम आदमी पार्टी भी अपने तरफ से बड़े बड़े वादे कर रही है गुजरात के लोगों के साथ। देखिए, दोनों, मोदी जी की तो किसी बात का भरोसा ही नहीं किया जा सकता। 15 लाख रुपया सबके खाते में आ चुका क्या? गंगा मैया साफ हो चुकी क्या? और जो भी मोदी जी ने डिक्लेयर किया है, क्या 8 गुना 16, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहते थे, इस वक्त 8 साल में 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। तो वो तो जुमलाबाजी में माहिर है मोदी जी, जो चाहे वो जुमला उछाल दे। तो उनकी बातों का भरोसा ही नहीं रहे देश की जनता को, अब उनके ऊपर भरोसा ही नहीं रह गया मोदी जी पर। ठीक है, और वो जुमलेबाज है मोदी जी, उनकी बातों का भरोसा नहीं आप कह रहे हैं। मैं सवालों का जवाब लूंगी। हमारे साथ ऋतुराज झा हैं, आम आदमी पार्टी से MLA हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म में। और आपने तमाम पैनलिस्टों को सुना, थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन ऐसे में नीरज मिश्रा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं, चुनावी बिगुल फूंक चुका है, और ऐसे में कहीं पहले से, तकरीबन एक महीने पहले की अगर हम बात करें, 1 से 1.5 महीने पहले से आम आदमी पार्टी वहां सक्रिय है, सक्रिय भूमिका निभा रही है। खुद मुख्यमंत्री और साथ ही मनीष सिसोदिया भी वहां देखे गए, गली में, नुक्कड़ों में जाकर गुजरात वासियों से संवाद करते, ऑटो वालों से संवाद करते दिखे। तो नीरज मिश्रा का यहाँ सवाल है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी विंग है, बी पार्टी है। जी, सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि इनका नेता हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी में चला गया और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया। इनके MLA को बीजेपी ने कर्नाटक में खरीद करके सरकार बना लिया, इनके MLA को गोवा में खरीद करके सरकार बना लिया, इनके MLA को मध्य प्रदेश में खरीद के सरकार बना लिया, इनका सिंधिया बीजेपी में चला गया, इनका जितिन प्रसाद बीजेपी में चला गया उत्तर प्रदेश में, इनका अमरिंदर सिंह बीजेपी में चला गया पंजाब में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कौन बी टीम है देश के अंदर में भाजपा का, ये तो सारा देश दिख रहा है कि कांग्रेस को वोट देते हैं और कांग्रेस के MLA को बीजेपी खरीद लेती है और अपना सरकार बना लेती है। सारे देश में इन्होंने तमाशा बना रखा है। और आप एक चीज देखिए
इनका फ्रस्ट्रेशन इतना क्यों है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। दिल्ली में इनको जीरो कर दिए, पंजाब में ऑलमोस्ट जीरो के कगार पे कर दिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी, आप एक चीज देखिए कि गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, क्योंकि कांग्रेसियों की औकात नहीं है इनसे लड़ने की। आज आम आदमी पार्टी जो कि नई पार्टी है लेकिन भाजपा को टक्कर दे रही है, और गुजरात में जिस तरीके से केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, रोजगार का, हर गुजराती इतना एक्साइटेड है, चुनाव का इंतजार कर रहा है, 27 साल के शासन को खत्म करने के लिए जा रहा है, और आम आदमी की सरकार गुजरात में बनने के लिए जा रही है। ये जो नूरा कुश्ती खेलते हैं, आम आदमी पार्टी कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी इस बार गुजरात में? आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी आप बताइए? विधायक हैं, आप एमएलए हैं, कौन से मुद्दे होंगे? आम आदमी पार्टी मुद्दे क्या हैं? गुजरात में 27 साल से स्कूल ठीक नहीं हुए, गुजरात में 27 साल से अस्पताल ठीक नहीं हुए, गुजरात में 27 साल से आज बेरोजगारी चरम पर है। गुजरात सरकार की 3.5 लाख करोड़ का क्या बोलते हैं आपको कर्जा हो रखा है। गुजरात के अंदर में पूंजीपतियों की सरकार है, केवल पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, गरीब जनता के बारे में नहीं सोचती है। आपके पास आऊंगी, एक और मेहमान हमारे आती हूँ नहीं सोचती है, और सामाजिक ऋतुराज झा जी बारे में नहीं सोचती है। ठीक है झा जी, मैं आपके पास आती हूँ। संजय राणा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो से आती हूँ आपके पास। संजय, ऋतुराज झा जी 1 मिनट का समय दीजिएगा। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है, एक बार इनका रुझान भी जानना, इनका रिएक्शन जानना जरूरी हो जाता है। आपने तमाम हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, राजनीतिक गलियारे से जुड़े हुए लोग हैं, आपने उनकी बातों को सुना। संजय जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और ऐसे में आपने AIM के जो प्रवक्ता हैं आपने उनको भी सुना, और आपने सुना उन्होंने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं, और ये गुजरात का जो मॉडल है और तमाम जो चीज़ें गुजरात में भी, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है उसका। प्रीति जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि गुजरात मॉडल जब 2013 में चला था, 2014 में सरकार बना लिया था, वो गुजरात मॉडल ही था, तो मॉडल बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप गुजरात प्रदेश को देखेंगी तो सबसे समृद्ध प्रदेश है, नंबर 2 में आता है। अगर आप एग्रीकल्चर में देखेंगे, इंडिया के GDP का कंट्रीब्यूशन 17% है, एग्रीकल्चर का वहाँ 20% है। वहाँ सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन इंडिया में 33% है, वहाँ पे 43% है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन 33%, 28% एक्सपोर्ट में। तो भैया हर तरफ तो उन्होंने अपना विकास कर लिया है। रहा बात की प्रधानमंत्री की बात पे लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, हम ऐसी आदमी के पार्टी का विश्वास नहीं करना चाहिए, उस आदमी की पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ मुस्लिमों की बात करता हो। इस देश में सारे धर्म और सारी जात के लोगों को रहने का हक है, सिर्फ मुस्लिमों को रहने का हक नहीं है। इनकी पार्टी में ही मुस्लिमीन है। भाई, जब आप मुस्लिमों की सिर्फ बात करोगे, दलित कैसे आपके साथ हो गया? दलित कोई अलग नहीं होता, दलित इज अ पार्ट ऑफ हिंदू। हिंदू एक समाज है, उसके अंदर दलित भी है, सवर्ण भी हो। हिंदुओं को कभी नहीं, उनका जो सवाल है, अब्दुल मन्नान का जो सवाल है मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये जो वर्ग है, ये जो दलित वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, इनका जो विकास है, ये देखिए अछूता है, इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और यही हमारा मुद्दा होगा। और प्रधानमंत्री की जो बातें हैं वो ऊपरी हैं, सतही हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, शायद वो जो प्रवक्ता है AIM को पता नहीं है कि जो अब्दुल मन्नान साहब 9.21% है गुजरात में, और सारे समृद्ध है। एक आध परसेंटेज को हटा दीजिए तो बोरी मुस्लिम सबसे ज्यादा है, और बहुत समृद्ध है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। वहां से सारे लोग आते हैं, सारे के सारे मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। रहा दलित की बात, 6.25% दलित वहां पे है, और दलित नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब भी है। तो ट्राइब के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। इसमें कच्छ एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, आपको पता होगा, जो बांध बना हुआ था, जो 30 साल से मेगा पाटकर ने रोक के रखा था, बांध बना, गांव-गांव में लोगों को पानी पहुंच रहा है। तो इस तरह की बातें करके बरगलाना अच्छी बात नहीं। अब्दुल मन्नान साहब से मैं एक बार काउंटर लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने तो तमाम जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो गिनवा दी। एक बार जरा अब्दुल मन्नान साहब, छोटी सी बात जो है आप जो कहना चाह रहे थे, हाथ भी उठाया है आपने, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, उसके बाद मैं नीरज मिश्रा काफी देर से लाइन में। देखिए, जहां तक दलितों का मामला है और अल्पसंख्यकों का मामला है, पिछड़ों का मामला है, हाँ। जिग्नेश मेवानी अगर देखा जाए तो वो सारी बातों को बताते हैं कि जो दलितों के साथ वहाँ गुजरात में हो रहा। रही बात इस बात की कि अभी आम आदमी के पार्टी के वो बोल रहे थे, ये बतावें ना, अगर सबका साथ सबका विकास की बात हो तो बीजेपी के लोग बतावें, आम आदमी पार्टी के लोग बतावें
कि बिल्किस बानो के केस में इन लोगों का क्या ओपिनियन? ये बताइए, बिल्किस बानो को कोर्ट ने बरी किया, कृपया करके अपना नॉलेज अपग्रेड कर लीजिए। पॉलिटिक्स अलग चीज है, पॉलिटिक्स आप करिए, लेकिन कानूनी पचड़े में आप ना पड़िए। कानून प्रिजुडिस है, अभी कानून के तहत कार्रवाई चल रही है, तो आप इस तरह के अनर्गल आरोप किसी भी पार्टी पे मत लगाएं, ये गलत है। तो बिल्किस बानो अब्दुल मन्नान को अच्छा ठीक है, अब्दुल मन्नान को बोलने दीजिए। अरे यार जबरदस्ती ये बोलने की शुरू कर देते हैं। बोलिए मन्नान साहब, बोलिए। कम से कम बोलने की तमीज गलत। अरे नहीं, कोई भी जबरदस्ती नहीं बोलेगा। अरे बोलने दीजिए प्लीज। बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार जो चाहे वो अपने उससे फैसला ले सकती है। क्या सरकार ने यही विवेक है सरकार का कि 11 जो है बलात्कारियों को आप छोड़ दें और उन्हें फ्री कर दें, और आप उसी दिन फ्री करते हो जिस दिन 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है औरतों की इज्जत करते हैं। यही है तुम्हारी मॉरलिटी, यही तुम औरतों को लक्ष्मी समझते हो। और जहां तक विकास की बात है, बड़ी लंबी हाँक रहे हो। क्या मोदी से पहले गुजरात विकसित नहीं था क्या? ठीक है, इसका जवाब यासिर जिलानी साहब देंगे। यासिर जिलानी आपके सवालों का जवाब देंगे। यासिर जिलानी, आपने अब्दुल मन्नान की बातें सुनी है, जवाब आप देंगे। जी देखिए, बीते 2 दशकों में, मैं सिर्फ आज जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। सूरत जिस विकास के पथ पे चल रहा है, नहीं वो सवाल पूछ रहे हैं। AIM के जो प्रवक्ता है उन्होंने कई गंभीर सवाल पूछे हैं, सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, MIM के जो प्रवक्ता सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल कुतर्क, उसके लिए संजय भाई ने क्लियर बात कही कि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाता है। किसके क्या आचरण है, किसका क्या आचरण है, कौन क्या कृत्य करता है, आपको कॉपी भेज दूं अभी PCR के थ्रू। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर से ब्रेक के लिए रुकेगा, उसके बाद फौरन हाजिर होता है, डिबेट में वापस जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया के सवाल में, और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा कैसे आज प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय गुजरात के दौरे से गुजरात में चुनावी बिसात जो है वो बिछ चुका है, और साथ ही अब पूरे देश भर की जो निगाह है वो टिक गई है गुजरात विधानसभा चुनाव पर। क्या आखिर गुजरात वो गुजरात मॉडल जिसकी बात खुद प्रधानमंत्री कहते हैं और लोग करते हैं, क्या इस बार भी गुजरात में भाजपा ही वहां के मुख्यमंत्री पद पर यासीन हो पाएगी, काबिज हो पाएगी? एक बार फिर से रुक करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब अपनी बात पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नीरज मिश्रा के पास हम चलेंगे। जिलानी साहब, हम गुजरात पे हाँ हेलो, आवाज मुझे आ रही है? उन्होंने, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। जिलानी साहब, नीरज मिश्रा, दोनों की आवाज आ रही है। देखिए, भावनगर समंदर के किनारे बसे जिले की उन्होंने चर्चा करी है। हमारे पास जो कोस्टल लाइन है वो सबसे बड़ी समंदर की जो कोस्ट लाइन है, साहब वो कह रहे हैं अल्पसंख्यक रह गए विकास में। सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और दलित वर्ग छूट गया पीछे, विकास हुआ नहीं है वहाँ। आप फिर गिना रहे हैं कि ये दिया वो दिया, ये तो सब प्रचार मत कीजिए सर प्लीज। उनको जानकारी नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग अगर हिंदुस्तान में कहीं सबसे ज्यादा खुशहाल है वो गुजरात में, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, चाहे वो वहां पे नौकरी कर रहा हो, चाहे वहां पे वो राजनीति कर रहा हो। 200 से ज्यादा वहां पार्षद हैं, वहां पे निगम के चेयरमैन हैं मुसलमान। वहां पे अभी 15 दिन पहले 3 बड़े निगमों में मुसलमान लोगों को रखा गया है, जिन्हें मेंबर बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है। कि इनके यहाँ क्योंकि तुष्टीकरण का पैमाना है, इसलिए ये बार बार घूम फिर के हिंदू मुसलमान लेके आते हैं। ये विकास पे चर्चा नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं विपक्ष तुष्टीकरण कर रहा है गुजरात को लेकर के। नीरज मिश्रा जवाब दे देते, आप भी बहुत देर से हाथ उठा रहे। नीरज मिश्रा, 300 साल का इतिहास है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये चर्चा करेंगे हिंदू मुसलमान। पहले भाजपा की बी टीम का जवाब दे देते हैं। इन्होंने बहुत ही नाम लेके बोलिए, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा डिबेट में। नीरज जी, आप तो इतने समझदार हैं, आप जनता जान रही है, इतने समझदार हैं आप, डिबेट में कंफ्यूजन हो जाएगा। प्लीज नाम लेके बोलिए।
देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी सहूलियत से आपको कुछ चीजें बताई। हाँ। तो उनको मैं याद दिला देता हूँ, 24,000 वोट। हाँ। तो टोटल वोट जो मिला आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में वो 24,000 था। हाँ। नोटा से भी 10 गुना कम वोट इनको मिला। तो गुजरात की जनता ने इनको नकारा। दूसरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कुछ विधायक जाकर भाजपा में शामिल हो गए। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी पार्टी के हिमाचल प्रदेश की पूरी यूनिट, उत्तराखंड की पूरी यूनिट और गोवा की पूरी यूनिट बीच चुनाव में जाकर भाजपा में सम्मिलित हो गई, जिस पर इनको बयान देना पड़ा कि हम नई अपनी वहां पर पार्टी को दोबारा से गठित करेंगे। इन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर ये शिक्षा का मॉडल देंगे, ये जल का मॉडल देंगे, बिजली का मॉडल देंगे। तो शिक्षा का मॉडल ये देंगे कि 5 लाख रुपए में जो क्लासरूम बनता है उसे 35 लाख में बनाएंगे, 30 लाख अपनी जेब में डाल लेंगे। जल बोर्ड का जो पानी ये देते हैं उस पर जो 56,000 करोड़ का जो कर्जा है, उस 56,000 करोड़ के कर्जे के लिए कहीं और से चोरी करेंगे। भाजपा तो वहां पर चोरी छिपे शराब बेचती है, ये वहां पर लीगल तरीके से शराब बेचने की बात करेंगे, लेकिन अपने दोस्तों को फिर घुमा फिराकर 8-10 हजार करोड़ रुपए का और घोटाला कर लेंगे। तो ये जो भाजपा की बी टीम जो आम आदमी है, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात और सुन लीजिए प्रीति जी, जहां सूरत में सिर्फ एक चुनाव में इन लोगों की जीत जो दर्ज हुई थी, वहां 32 में से 31 पार्षद जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। तो मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि ये तो बी टीम है। ऋतुराज झा जवाब दीजिएगा। नहीं और मैडम अच्छा बोलने दीजिए ना, काउंटर भी तो करेंगे। नीरज जी बोलने तो दीजिए उनको। ऋतुराज झा जी प्लीज बोलिएगा। इतने बड़े बड़े और गंभीर एलिगेशन लगाए नीरज मिश्रा ने, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चीजों की जानकारी नहीं है। 32 में से 31 पार्षद चले गए, जबकि एकदम गलत जानकारी है। ये एकदम झूठ बोल रहे हैं साफ तौर पे। और ये जो भ्रष्टाचार और ये ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को या किसी को भी कांग्रेस से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी जो कि भ्रष्टाचार की जननी है, बोफोर्स घोटाला से लेकर घोटाला से लेकर कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, मुख्यमंत्री जेल जाने वाला है। और रही बात, सुनिए पहले, अरे सुनने की हिम्मत रखिए। अभी कुछ पता है नहीं आपको, बीच में बोले जा रहे हैं खाली। आपको एक चीज समझना चाहिए, आपको स्क्रीन पे लाइएगा। जो कह रहे हैं नीरज मिश्रा ऋतुराज झा को स्क्रीन पे लाइएगा। अगर जो अगर सुनिए पूरी बात को, विजय नायर को जिसको सिसोदिया का घोटाला किया वो अरविंद केजरीवाल का दोस्त है, और जेल तो अरविंद केजरीवाल जाएगा। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है बीच में। अगर इस तरह से बोलते रहेंगे तो आप जब बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला बीच। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। आप सुनने की हिम्मत रखिए। आप बेमतलब की बात कर रहे हैं। 32 में से 31 पार्षद 32 में से 31 पार्षद आम आदमी पार्टी का चला गया बीजेपी में, आपने ये बोला। जी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एकदम झूठ बात है ये। और रही बात आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस का जो मॉडल है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। कॉफी अनान हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आते हैं, मेलिना ट्रंप हमारा स्कूल देखने के लिए आती है, और न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे स्कूल की चर्चा हो रही है। आपको जब किसी चीज की समझ नहीं है, राजस्थान में सरकार आपसे चल नहीं रही है, मध्य प्रदेश में सरकार आपने गवा दिया, गोवा के अंदर में सारा बीजेपी में मिल गया। पार्षदों का नाम सुनिए, रूटा काकड़िया, भावना सोलंकी, विपुल मोहालविया, ज्योतिका ललित। अच्छा नाम बोल लेने दीजिए ऋतुराज जी, कोई बात नहीं। नाम उनको भी तसल्ली कर लेने दीजिए, वो भी तसल्ली कर रहे हैं। विधायकों के नाम बता रहे हैं। अच्छा विधायकों के नाम सुन लीजिए, विधायकों के नाम सुन लीजिए ऋतुराज जी। और भी लोग हैं डिबेट में सर, भाजपा के लोग हैं, AIM के लोग हैं। सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, उनको बोल लेने दीजिए। थोड़ा रुक जाइए, उनको बोल लेने दीजिए। ऋतुराज जी हाँ बोलिए। ऋतुराज जी बोलिए ऋतुराज जी। नीरज जी आप सुनिएगा, थोड़ा सा पेशेंसली सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ऋतुराज जी। ठीक है सुन लीजिए। बोलिए। नहीं उनके पास बहुत पेशेंस है, उनके पास बहुत पेशेंस है। आप बोलिए, अपनी बात रखिए आप। हाँ आज गुजरात की जनता त्रस्त है, परेशान है। गुजरात में 27 साल में स्कूल ठीक नहीं हुए, गुजरात में 27 साल में अस्पताल ठीक नहीं हुए, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। ये बीजेपी कांग्रेस की नूरा कुश्ती की वजह से सारा ये हालत हुआ है।
ये पप्पू और कप्पू की लड़ाई और नहीं चाहिए। आम आदमी सशक्त हो चुका है, युवा उठ चुका है, सफाई कर्मचारी उठ चुका है, ऑटो वाला उठ चुका है, और वहां के बच्चे चाहते हैं वहां पर भी दिल्ली की तरह अच्छे सरकारी स्कूल बने, वहां पर अस्पताल बने, वहां मोहल्ला क्लिनिक बने, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को 1000 रुपया महीना मिले, बोल रहे हैं प्रीति। ठीक है, बोलिए बोलिए जिलानी साहब, बोलिए जिलानी साहब, बोलिए बोलिए। नहीं एक तरफा नहीं, उनका कहना था, उनको बोलने दिया जाए। ठीक है, बोलिए बोलिए जिलानी साहब, आप भी बोलिए। संजय राणा भी इधर है, पहले संजय राणा को बोलने देते हैं, फिर आपके पास आते हैं। नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। संजय राणा बोल लीजिए, संजय राणा। ठीक है, ऋतुराज जी बोल लेने दीजिए ना, और भी लोग हैं। आइए आइए, आपका अभी आपका पोल खोलते हैं। आइए, रुकिए। कितना आपका बड़ा ही प्यारा स्कूल का मॉडल है, गजब का मॉडल है दिल्ली का। इस मॉडल के तहत तो 80% स्कूल में तो प्रिंसिपल नहीं है। और बताएं आपका कितना अच्छा मॉडल है। 34% में वाइस प्रिंसिपल नहीं है आपके दिल्ली में। सुनते रहिएगा, मॉडल बता रहा हूं आपको, ठीक है। अरे भैया टीजीटी, अरे सर सुनिए, बीच में डोंट गिव मी ज्ञान। अरे ऋतुराज जी, यू हैड मेंशन, इस तरह डिबेट नहीं होगा, बीच में कोई बोलेगा तो व्हाई यू टॉकिंग इन बिटवीन। अपनी बात सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। केजरीवाल के लिए हवा मत बनाया करिए, हवा बनाना बंद कर दीजिए। अभी आपकी हवा निकालता, अभी हवा निकालना। टीजीटी, अरे टीजीटी टीचर समझ में आता क्या होता है? नहीं, 34% की कमी है। पीजीटी टीचर 40% कमी, ये आ गया स्कूल का मॉडल। अब मैं आता हूँ आपका कौन सा मॉडल है बताऊं? आपका जल बोर्ड मॉडल। भैया तकरीबन 17% लोग घर में अभी तक टैप का पानी नहीं पहुंचा पिछले 7 साल में, ठीक है। घाटा आपका जल बोर्ड का, आपने नीरज भाई ने बता दिया है। आपको डीटीडीसी का, सॉरी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का घाटा बता दें, तकरीबन 29,000 करोड़ रुपए का है। अभी आपने बिजली फ्री दे रहे थे, सुन लो, बिजली फ्री दे रहे थे, बिजली फ्री बंद कर दिया, उसका घाटा पता कितना रुपए। ऐसा है, कौन सा मॉडल की बात कर रहे हो? ये आपका शराब का मॉडल है, एक पे एक फ्री, कौन सी मॉडल की बात कर रहे हो? एक आप म्युनिसिपैलिटी करती है, दिल्ली प्रदेश एक म्युनिसिपैलिटी की तरह है, इससे बड़ा नहीं है। किसको क्या करना है? आप नहीं चला पा रहे हो। गुजरात की बात करोगे, आपने इसी तरह हवा बनाई थी। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है, जमानत जब्त हो गई। आपने ऐसे हवा बनाई थी उत्तराखंड में, जमानत जब्त हो गई। हिमाचल की तो भाई साहब ने बता दिया। अरे क्या बातें कर रहे हो? वहां पे गुजरात में आप कहीं खड़े नहीं होते। और सूरत की जो बात करो ना, आप जो म्युनिसिपैलिटी की, वो आपके पाटीदार समुदाय ने आपको सपोर्ट किया था, इसलिए आप जीते। यासिर जलानी भाजपा का 2 प्रवक्ता बैठा रखे हैं। आंसर नहीं आता तो अरे पॉलिटिकल एनालिस्ट है, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, उनका पॉलिटिकल एनालिस्ट है। उनके विचारधारा का हम समर्थन नहीं करते। वो अपनी बातें रख रहे हैं, आप अपनी बातें रखिए। ये देखिए, यासिर जलानी बोलेंगे। अरे ऋतुराज जी ऐसे नहीं होता। एक सेकंड, संजय राणा प्लीज, ऐसे नहीं होता सर। देखिए, अगर नीरज मिश्रा बोल रहे थे, एक सेकंड ऋतुराज जी, मैंने आपको एक सेकंड, संजय राणा एक सेकंड, आपने कहा कि मुझको बोलने नहीं दिया जा रहा। मैंने नीरज मिश्रा को शांत करवा दिया, आपको पूरा प्रॉपर टाइम दिया बोलने का। उसके बाद भी आप बोले जा रहे हैं। यासिर जलानी साहब, एक सेकंड प्लीज। यासिर जलानी बोलेंगे। अरे ऋतुराज हो गया, ऋतुराज हो गया। शांति से, थोड़े से मेरे 3 सवाल आपसे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। कल एनडीएमसी काउंसिल मीटिंग से अरविंद केजरीवाल क्यों भाग गए थे, उसका जवाब चाहिए। केजरीवाल ने एमएलए फंड से अपनी नई दिल्ली विधानसभा के स्कूलों में कोई विकास क्यों नहीं किया है, उसका जवाब दे दीजिए। एनडीएमसी शिक्षक छात्रों अभिभावकों का, अरे सुन लो, कल भागे थे कि नहीं भागे थे? काउंसिल की मीटिंग से जब भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने सवाल किया, वहां के मेंबर ने सवाल किया, मीटिंग छोड़ के भागे कि नहीं भागे, ये बताइए। अगर आपने विकास किया होता तो आप सामना करते भारतीय जनता पार्टी का, आप उनको जवाब देते। लेकिन आप चीजों को छोड़ के भागने की आदत अभी से नहीं है, जब से आप सत्ता में हैं आप छोड़ के भाग रहे हो, धोखा दे रहे हो लोगों को। विजय नायर गिरफ्तार होता है, समीर महेंद्रू गिरफ्तार होता है, ये कौन लोग हैं? विजय नायर तो आपके रीढ़ का हड्डी है, आपके संगठन का कर्ता धर्ता है, आपके संगठन के कम्युनिकेशन सेल का तमाम राज्यों में वो संचालन करता रहा है। आज वो उसके ऊपर 1000 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। 1000 करोड़ रुपए। आप जवाब दूं? आपके सब नेता उसके फेवर में आके बोल रहे हैं।
आप बोल रहे अब मैं उस पे जवाब कुछ दूं? कहेंगे उस मॉडल ऑफ दिल्ली की जो आपको आप जवाब चर्चा चाहिए? कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहे थे, आपको उस पे है आपको विजय जवाब नायर के बारे चाहिए? में कुछ कहेंगे? कुछ नैतिकता बची है? मैं बताता हूं। अरविंद केजरीवाल की मैं तो बताता इस्तीफा हूं। देना चाहिए अगर नैतिकता आप बची जवाब है लीजिए, तो। जवाब लीजिए। इन्होंने कहा हाँ फलाना बोलिए। भाग गया। अरे भाग गया विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, सब पैसा लेके भाग गया। और रही अरविंद बात ये केजरीवाल विजय कल भाग गए, नायर, कहिए तो वीडियो दिखाऊं, जनता कहिए का तो पैसा वीडियो लेके दिखाऊं भाग कल गया। के काउंसलिंग सुनो, काउंसिल मीटिंग जिलानी एनडीएमसी साहब, के काउंसिल मीटिंग जिलानी से साहब, जिलानी साहब, ऋतुराज, सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत ऋतुराज रखो। जी, If आप you are अच्छे talking व्यक्ति about हैं, विजय नायर, आप अच्छे व्यक्ति हैं, अगर सच आप- बोलिए। अगर ये आप- पिछले 7 साल से अगर आप आप- पिछले 5 साल से यही रट्टा लगा रहे हैं, ये भाग गया। विजय नायर पे आप कुछ बोलते नहीं है, काउंसिल की मीटिंग से विजय नायर में मुख्यमंत्री बोल रहा आज हूं, जाता है, सुनो आप तो सही। बोलते नहीं, मुंह अरे नहीं विजय खोलते, नायर- मुंह नहीं खोलते आप। बोल लो, सुन तो लो। विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। वो कम्युनिकेशन इंचार्ज दिल्ली के चुनाव में थे, वो कम्युनिकेशन इंचार्ज पंजाब के चुनाव में थे, वो कम्युनिकेशन इंचार्ज गुजरात के तो चुनाव में है। वो पार्टी के व्यक्ति हैं। सुनिए मेरी बात को। पैसे पार्टी का 60 घाट, पार्टी का- पैसे का 60 अरे सुनिए घाट पूरी वही बात तो को। कर रहे थे, पूरी बात सुनिए। वही तो, अरे पूरी बात वही को तो जो सुनिए। कंपनी टेंटेड बात को कंपनी सुनिए। है। बात को सुनिए, पूरी बात को सुनिए। विजय नायर पंजाब का कम्युनिकेशन इंचार्ज, विजय नायर दिल्ली के कम्युनिकेशन इंचार्ज, विजय नायर गुजरात का कम्युनिकेशन इंचार्ज, पार्टी का व्यक्ति, पार्टी का काम कर रहा है। अब ऋतुराज, अब उसका किसी भी एक्साइज पॉलिसी से क्या लेना देना हो सकता है? आप उसका लोगों ने किसी अपनी भी बात विजय रखी। नायर नहीं, का, नहीं, 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 डिबेट अनफेयर विजय नहीं हो नायर सकता। का एक सेकंड किसी ऋतुराज भी जी, शराब- ऋतुराज जी, नीरज मिश्रा बोल रहे थे तो आपने 2 बारी मुझसे चुप करवाया। ऋतुराज जी, ऋतुराज जी, क्योंकि गुजरात का ऋतुराज कम्युनिकेशन जी, इंचार्ज है, ऋतुराज झा, इसीलिए आपको मेरी आवाज आ रही है? इसीलिए ऋतुराज झा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ और भी मेहमान है, नीरज मिश्रा भी हैं, वो आपसे लगातार सवाल पूछ रहे थे, आपने चुप करवाया, मैंने उन्हें चुप करवाया, लेकिन अब उनको बोलने दिया जाए। नीरज मिश्रा जी बोलिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? नीरज मिश्रा, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है नीरज मिश्रा? ठीक है, ऋतुराज आप बोलिए, बात कंप्लीट कीजिए। कि विजय नायर पार्टी के संगठन के व्यक्ति हैं। विजय नायर कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। विजय नायर दिल्ली के चुनाव के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। विजय नायर पंजाब के चुनाव के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। विजय नायर गुजरात के चुनाव के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। आज विजय नायर का कोई लेना देना नहीं किसी भी एक्साइज पॉलिसी से। संगठन का व्यक्ति, क्योंकि गुजरात का कम्युनिकेशन देख रहे थे, वही नीरज, आवाज आ रही है आपको? वही किकबैक, वही जो आवाज आ रही है? थोड़ा बोलिए, मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका भ्रष्टाचार किया गया है, जो कमीशन का भ्रष्टाचार किया गया है, टेक्निकल वजह से। लेकिन नीरज बोलेंगे, नीरज बोलेंगे, नीरज मिश्रा अपनी बात रखिए, टेंटेड कंपनी अपनी बात रखिए और आप। मनीष सिसोदिया के बीच में। प्रीति जी, हाँ। सिर्फ ऋतुराज जी से ये पूछ लीजिए, आप ही कि पूछिए। विजय नायर नहीं, के अब वो पास नॉर्मल हो गए, ऐसा कौन सा अब आप राज पूछ है? लीजिए। ऋतुराज भाई, घोटाले विजय के नायर के कर्णधार पास हैं ऐसा विजय कौन नायर। सा राज है जिसकी वजह से आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आपको, आपके जैसे और जो 70 विधायक होंगे पूरे देश में, सबको एक विजय नायर को बचाने के लिए क्यों लगाया गया है? और साथ में यह जरूर बताइएगा कि विजय नायर ने जो 12% कमीशन कराया 2% से, उसमें वो 6% कमीशन वो किस ऊपर बैठे हुए आदमी के पास जा रहा है? दिनेश अरोड़ा और विजय नायर का उस ओबराय होटल के सूट में क्या कारोबार चलता था? जब ये विजय नायर और दीप मल्होत्रा किस तरीके से कार्टेलाइजेशन कर रहे थे? एक विजय नायर को बचाने के लिए ऋतुराज भाई, आपको तो 50,000 लोगों ने वोट देके जिताया, आप एक विजय नायर को बचाने लगे। AIMIF के प्रवक्ता अब्दुल मन्नान साहब भी बोलेंगे। अब्दुल मन्नान साहब, आप तीनों ही पार्टियों को देख रहे हैं तब से, तीनों ही पैनलिस्टों को, तीनों ही पार्टियों के लोगों को, प्रवक्ताओं को आपने बात करते हुए देखा। आपने जो सवाल पूछे हैं, क्या अगर आम आदमी पार्टी जीत कर आती है, भाजपा तो काबिज है, आम आदमी पार्टी अगर जीत कर आती है तो क्या मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों का जो आप कह रहे हैं उनके हितों की बात नहीं हुई है, क्या रख पाएगी? अब्दुल मन्नान साहब, क्या आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में काबिज होती है, अगर जीत जाती है, तो क्या अल्पसंख्यक वर्ग को खुश कर पाएगी आम आदमी पार्टी? अब्दुल मन्नान साहब, पहली बात तो ये है मैडम कि आम आदमी पार्टी बिल्किस बानो के नाम पर मुंह ही खोलना नहीं चाहती है, कोई स्टैंड ही नहीं क्लियर करना चाहती बिल्किस बानो के मामले में आम आदमी का क्या ओपिनियन है। नंबर 2,
अभी भाजपा के कार्यकर्ता वो स्पीकर कह रहे थे जिलानी साहब, और उनके साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, कि माइनॉरिटीज का और दलितों का और पिछड़ों का गुजरात में उत्थान हुआ। तो क्या बीजेपी के लोग बताएंगे कि कितने लोगों को टिकट दे रहे हैं, कितने असेंबली सीट में टिकट दे रहे हैं मुसलमानों को? ये आपकी, क्योंकि 10% हैं मुसलमान गुजरात में, और उस हिसाब से 180 सीटों में 18 सीट मुसलमानों की बनती है। तो 18 विधायकी का टिकट, एमएलए का टिकट देने के बजाय ये बीजेपी के लोग कितना टिकट देंगे? ये यासिर साहब, जिलानी साहब बतावे ना, ये जो गिना रहे थे कि इतने चेयरमैन हैं और इतने सांसद हैं और इतने क्या हैं, इतने क्या हैं, कितने विधायकों को टिकट अब की दे रहे हैं? ये बतावे बीजेपी के लोग, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं वो भी बतावे, और भाजपा के जो स्पीकर बैठे हैं वो भी बतावे कि अब की जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी के लोग मुसलमानों को कितना टिकट दे रहे हैं। ठीक है, संजय राणा बताइए, उसके बाद यासिर जिलानी साहब आएंगे। जब पॉलिटिक्स कोई करता है वो किस धर्म का होता है, किस जाति का होता है, उससे मतलब नहीं होता है। अब मान लीजिए मुसलमान वहां का राजनीति में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में नहीं है, तो घर से पकड़ के तो किसी को लाएंगे नहीं, वोट देंगे नहीं किसी को। भैया आप मुसलमान हो, आपके लिए रिजर्वेशन है 18%। अरे यहाँ पे भी जिलानी साहब बैठे हैं, ये मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी में। अगर जो आदमी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा और टिकट का डिमांड करेगा और पार्टी को लगता है वो आदमी डिजर्व करता है टिकट का, उसको टिकट देगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप हो, भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया आपके अलावा, आपके पार्टी मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में सोचा जाता है? भैया हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, आप सबकी बात क्यों नहीं करते हो? आप सिर्फ मुसलमान की बात करते हो। आपके आगे, मुसलमानों के आगे आपकी आंखें बंद हो जाती है, आप शुतुरमुर्ग हो चुके हो। आंखें आपके आगे आपके मुंह में जबान नहीं है, दुनिया दिख रही है, दुनिया की नौटंकी कर रहे हो। अरे नौटंकी करके कितने लोगों को टिकट मिल रहा है बता दीजिए, कितने लोगों को टिकट मिल रहा है बता दीजिए, कितने लोगों को टिकट दिया जा रहा है? यासिर जिलानी आंकड़े हैं, यासिर जिलानी साहब के पास है आंकड़े, बता दीजिए ना। क्वालिफिकेशन पे होता है। नहीं, यासिर जिलानी साहब के पास हैं आंकड़े। जिलानी साहब बताइए कितना लोगों को दिया जा रहा है, कौन से हैं अल्पसंख्यक वर्ग के शामिल जिनको टिकट मिलेगा? देखिए अब्दुल मन्नान साहब हैं, अब्दुल मन्नान प्रवक्ता हैं। हाँ जी MIM के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, अगर इनका मानक मापदंड ये इनके दिमाग में बसा हुआ है कि मुसलमानों को टिकट देके और मुसलमानों के सशक्तिकरण पे हम फिट बैठेंगे, तो यही कारण है कि जो तुष्टीकरण से ये लोग बाहर निकल नहीं पाए। ये 70 सालों में बताइए कि ये तो हर राज्य, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए तो भैया, आप बोल रहे थे, सुन रहा था मैं, सुन लीजिए 70 सालों में, अरे सच सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपको जानकारी है नहीं, मैं यासिर जिलानी हूँ और मुझे सुनिए तो सही। टिकट नहीं दे रहे हो और तुम भागीदारी की बात कर रहे हो। मैं यासिर जिलानी हूं। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी 2012 में टिकट दिया था, 2000 जानकारी लेके बैठा करिए, और हर चुनाव में मुसलमानों को टिकट दिया जाता है, समझ गए आप? और ये लेकिन हमारे मापने का तरीका नहीं है विकास का, हमारे मापने का तरीका विकास का, जिसमें सबका। अच्छा, तो आपसे मैं सवाल कर देता हूं, असदुद्दीन ओवैसी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या मन्नान भाई बनने जा रहे हैं? MIM के है आपके पास इतनी ताकत? कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, यही सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी के बाद क्या अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा मन्नान भाई बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? बता दें। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राणा मुझे बोलना चाह रहे, संजय राणा हैदराबाद से, ठीक है। संजय राणा, नीरज मिश्रा के पास आती हूँ मैं, पहले संजय राणा, उसके बाद नीरज मिश्रा, संजय राणा उसके बाद नीरज मिश्रा। संजय राणा पहले। तर्क के साथ किया जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है, कुतर्क करके डिबेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं, मन्नान साहब को सुनेंगे, हम बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं मन्नान साहब को बोलने दीजिएगा। वो ओवैसी साहब है, वो किसी हिंदू को क्या बनाएंगे प्रेसिडेंट? नहीं बनाएंगे। मुसलमान तो भूल जाइए, हिंदू को बनाएंगे नहीं बनाएंगे। आप क्या अपना जो टिकट वितरण करते हो, क्या परसेंटेज देख के देखते हो? मुसलमान इतना, हिंदू इतना, दलित इतना, ऐसा नहीं होता। जो पॉलिटिक्स में आता है पॉलिटिक्स के हिसाब से करता है। देखिए आपकी गलती नहीं है। 1947 से, अरे 1947 से जब देश आजाद हुआ था ना, तब से निजाम का यही आलम था। आप भी की तरह निजाम भी काम करता था, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण। अरे आप देख लीजिए पूरे देश में
पूरे देश में 2000 में कितने एमपी थे, सन 2000 में, 2014 में कितने हैं और 2019 में कितने हैं? नंबर गिरता इसलिए चला जा रहा है कि हर इंसान, हर पार्टी आपके साथ अन्याय कर रही है और आप सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं। मुद्दे को दोबारा गुजरात पर ले आते हैं। हाँ। ये बहस कभी और कर लेंगे। देखिए, गुजरात के सामने जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही, लेकिन लंपी वायरस जिसकी वजह से लाखों गौवंश गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर वाले एरियाज में मर रहे हैं। देखिए, वहां पर दो सरकारें हैं, एक राजस्थान की सरकार है और एक गुजरात की सरकार है। राजस्थान की जो सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसको एक आपदा के तौर पर लिया। अब गुजरात, अब गुजरात से राजस्थान मत लेके जाइए, ऐसे ही आपकी सरकार फंसी हुई गहलोत में, सचिन पायलट में। नहीं प्रीति जी, देखिए मैं आपको गवर्नेंस के मॉडल की बात बता रहा हूँ। हम लोगों के लिए, हम लोग इनकी तरह ये तो नहीं चिल्लाते ना कि गौ माता गौ माता, हम लोग तो करके दिखाते हैं ना। आज गुजरात में अभी तक लंपी वायरस के ऊपर, जिसकी वजह से लाखों गौवंश के जो हमारे पूजनीय जो जीव हैं वो मर चुके हैं, उसके ऊपर एक सरकार राजस्थान की, उसने तो पॉलिसी बनाई, उसने फंड एलोकेट किया। वहीं दूसरी गुजरात की सरकार जो क्रेन भेज कर वहां पर उन डेड बॉडीज को उठाकर और गड्ढों में फेंक रही है। तो गवर्नेंस का जो मॉडल है उसका कंपैरिजन करना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, हम लोग आम आदमी पार्टी से, संजय राणा बोलेंगे, संजय राणा जवाब देना चाहते हैं। संजय राणा, बहुत कम समय है, संजय राणा जवाब देंगे। संजय राणा जल्दी से। हम लोग काफी डिबेट करते हैं, नीरज भाई की मैं बात काटना नहीं चाह रहा था, लेकिन नीरज भाई आप ना गुजरात और राजस्थान की बात कर लिए और एमपी वायरस की बात कर लिए। देखिए, ऐसा है, राजस्थान में तकरीबन 67,000 गाय मरी हैं और उदयपुर के आसपास इलाके में पूरा एकदम फैला हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे टीवी चैनल पे जाकर के आप डिटेल्स देख लीजिए पिछले 10 दिन का। और जो यहाँ से वैक्सीन भेजी जा रही है, इसका नीला नाम है, उसको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर, भैया ये तो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो। अरे भैया, आपके स्टेट का मामला है तो राष्ट्रीय आपदा कैसे हो गई? 2 स्टेट में है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इशू है। भैया तथ्य में नंबर दे रहा हूँ, आप बताओ राजस्थान में 67,000 गाय मरी है इस वायरस। अरे गुजरात के मुद्दे पे बात कीजिए, गुजरात के मुद्दे पे प्लीज। नहीं, फाइनल कमेंट हो गुजरात, फाइनल कमेंट हो गुजरात। नीरज मिश्रा, फाइनल कमेंट। नहीं, गुजरात प्लीज मुद्दे पे बात कीजिए, हम अगली बार रख लेंगे सर डिबेट का मुद्दा। गुजरात का मॉडल भाजपा ने वो दिया जिसे उसे सफेद पर्दे के पीछे छुपाना पड़ता है। भाजपा की बी टीम आम आदमी पार्टी जो वहां शोर मचा रही है, पिछली बार 30,000 वोट लाई थी पूरे तमाम विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो नजर ही नहीं आ रही, हम तो फिर भी पिच पे उतर के खेल रहे हैं क्रिकेट। प्रीति जी, 41% वोट शेयर, 12.5 लाख वोट पिछली बार आए थे। पिछली बार हम 5% से रह गए थे। लोगों को दिखना भी तो चाहिए कि ग्राउंड पे कि कांग्रेस है, आ रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। 100 सीटों से अब्दुल मन्नान साहब, फाइनल कमेंट दीजिएगा छोटा सा। अब्दुल मन्नान साहब, अब्दुल मन्नान साहब। जहाँ तक गुजरात के विकास की बात है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि गुजरात बहुत विकसित है। ये पता लगा लो कि नरेंद्र मोदी जी से पहले भी गुजरात विकसित था, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, चाहे भाजपा की बात है, जो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जो भागीदारी देना है ना, वो बीजेपी दे रही है और कांग्रेस भी घटाती चली जा रही है। और जहाँ तक इनका मामला आम आदमी पार्टी के लोगों का, ये बहुत बड़े मॉडलिस्ट बनते हैं, लेकिन बिल्किस बानो के नाम पर इनका मुंह नहीं खुलता आम आदमी पार्टी के लोगों से। अगर ये बहुत बड़े सच्चे हैं तो आप बिल्किस बानो के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के लोग बोल के दिखावें, तो ये सब के सब हम एक हमाम में नंगे हैं और सब मनुवादी पार्टी की व्यवस्था के। ठीक है, फाइनल कमेंट और ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी से MLA हैं, फाइनल कमेंट दीजिएगा। गुजरात की जनता 27 साल के शासन से दुखी हो चुकी है और आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से गुजरात की जनता एक्साइटेड है, अति उत्साहित है, गुजरात में जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जो स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेबिलिटी है, वो लगातार बढ़ रही है। और आप देखिएगा आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो गुजरात में बनने के लिए जा रही है। पप्पू और गप्पू से गुजरात की जनता को निजात मिलने जा रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। संजय राणा फाइनल कमेंट छोटा सा, उसके बाद बाइंड अप करेंगे। प्रीति जी, देखिए मुख्य मुकाबला तो एकदम छोटा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। देखो, आम आदमी तो गुब्बारा बना के बस हवा बना रहे हैं, कुछ नहीं है।
लेकिन हाँ ये है, अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व को सही नहीं करती, अपने संगठन को सही नहीं करती, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को तो जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। और साथ ही आपने देखा कैसे गुजरात में चुनावी बिसात बिछने वाली है, और ऐसे में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं गुजरात के, जहां पर उन्हें 30,000 करोड़ की सौगात गुजरात वासियों को वो दे रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि भाजपा जहां पहले से ही गुजरात में काबिज है, उसके विपक्षी जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, जो नई पॉलिसीज हैं उनकी बातें कर रहे हैं, साथ ही गुजरात के लोगों को नई शिक्षा मॉडल देने की बातें कर रहे हैं। एक तरफ आपने देखा कि कैसे कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं, आप दोनों ही पार्टियों की तरफ ना जाइए, बल्कि कांग्रेस जो लगातार वहां चुनाव लड़ रही है, इस बार बुरे जोरों शोरों से वहां पर चुनाव लड़ेगी। इसीलिए आज इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। साथ ही देखना ना भूलें सोमवार से शुक्रवार इंडिया का सवाल सिर्फ मेरे साथ, और आगे देखना ना भूलें देश और दुनिया की बाकी खबरें न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे।